सिक्स सेमेस्टर के विद्यार्थियों, आज फिर ऑनलाइन क्लास में मैं तुम लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का लेक्चर है वही नारीवाद और पितृसत्ता से संबंधित, लेकिन थोड़ा हटके है। इसमें मैं इकोलॉजी का भी पुट दे दूंगा। प्रकृति और नारी में संबंध को भी पिरो दूंगा। विगत क्लास में मैंने द पैट्रियार्कल वर्सेस फेमिनिस्ट टर्न इन फिलॉसफी ए टॉपिक के अंतर्गत पितृसत्ता व्यवस्था बनाम नारीवादी मोड़ जो था उस पर मैंने लेक्चर दिया था। आज जो है वही है, थोड़ा कुछ हटके है, थोड़ा इसमें नयापन है। आज भी है द पैट्रियार्कल वर्सेस इको फेमिनिज्म, एक ओवरव्यू। पितृसत्ता बनाम पारिस्थितिकी नारीवादी सिद्धांत, एक अवलोकन। विद्यार्थियों, जैसा कि तुम जानते हो कि विगत क्लास में, पिछले क्लास में मैंने नारीवादी सिद्धांत के बारे में जो दार्शनिक अवधारणा है उससे मैं ज़्यादा तुम लोगों को अवगत नहीं करवा पाया था, लेकिन आज मैं कुछ भूमिका के रूप में नारीवादी सिद्धांत पर या फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे भूमिका के रूप में वहीं से शुरुआत करूंगा। नारीवादी जो सिद्धांत है वो दार्शनिक सैद्धांतिक क्षेत्रों में एक तरह से नारीवाद का ही विस्तार रूप है। इसमें एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, महिला अध्ययन, साहित्यिक आलोचना, आर्ट, हिस्ट्री, साइको एनालिसिस और दर्शन जैसे कई विषय शामिल हैं। नारीवादी सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? नारीवादी सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? क्यों नारीवादी सिद्धांत धरातल पर आया, वास्तविकता के धरातल पर आया? इसके पीछे क्या वजह थी, क्या वैचारिक धारणा थी? मेन बात थी जो स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव है, जो लैंगिक असमानता है, उसे समझना, उस पर विचार करना, और जो लैंगिक राजनीति, शक्ति संबंधी और लैंगिकता पर ध्यान केंद्रित करना है। इन सामाजिक और राजनीतिक संबंधों की आलोचना करते हुए नारीवादी सिद्धांत का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो महिलाओं के अधिकारों और हितों, उनकी भलाई को बढ़ावा देने पर ही केंद्रित है। नारीवादी सिद्धांत में खोजे गए विषयों में भेदभाव, रूढ़िवादिता, वस्तुनिष्ठता, यानी विशेष रूप से यौन वस्तुकरण, नारी का उत्पीड़न, नारी पर अत्याचार और पितृसत्ता भी शामिल है। थोड़ा साहित्यिक आलोचना का भी पुट दे दें, ये तो दार्शनिक हो गया।
साहित्यिक आलोचना के क्षेत्र में एलन सोलेटर ने 3 चरणों वाले नारीवादी सिद्धांत के विकास का वर्णन किया है। पहले सोलेटर ने नारीवादी आलोचना कहती है, जिसमें नारीवादी पाठक साहित्यिक घटनाओं के पीछे की विचारधाराओं की जांच करती है। दूसरे को साल्डर जो हैं गायनोक्रिटिसिज्म कहती है। गायनोक्रिटिसिज्म यानी जिसमें महिला पाठात्मक अर्थ की निर्माता है, और ये तो दूसरा चरण हुआ। और जो अंतिम चरण है, तीसरा चरण है, तीसरा जो स्टेप है वो है, उसे क्या वो कहती हैं, लिंग सिद्धांत, जिसमें वैचारिक शिलालेख और यौन प्रणाली के साहित्यिक प्रभाव का पता लगाया जाता है। ये तो साहित्य का क्षेत्र में हुआ। तो एक तरह से मैंने यहाँ पर नारीवादी सिद्धांत की मीमांसा की है। इसमें दार्शनिक पुट भी है और साहित्यिक पुट भी है। अब मैं विषय वस्तु पे आता हूँ। मैं पहले ही कह दिया, द पैट्रियर्कल वर्सेस इको फेमिनिज्म। पुरुष बनाम नारी के संदर्भ में पारिस्थितिकी नारीवादी सिद्धांत, इस पर एक नज़र हम डालते हैं। आप कहिएगा इको फेमिनिज्म क्या है? ये है पारिस्थितिकी तंत्र का ही एक शाखा है, जिसमें नारीवादी पुट है। मैं पहले कह दिया, आज मैं नारीवाद और या नारी और प्रकृति के बीच के संबंध या पर्यावरण और नारी के बीच के संबंधों का पुट देते हुए आज की मैं विचार मीमांसा को आगे बढ़ाऊंगा। तो इसी को पारिस्थितिकी नारीवाद सिद्धांत कहते हैं, यानी इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म नारीवाद की वह शाखा है जो पर्यावरण और महिलाओं और पृथ्वी के बीच के संबंध को विश्लेषण करती है और उसे मूलभूत के रूप में देखती है। इकोलॉजिस्ट जो हैं विचारक, मनुष्यों और प्राकृतिक दुनिया के बीच संबंधों का विश्लेषण करने के लिए लिंग की अवधारणा पर आकर्षित होते हैं। यह शब्द जो है फ्रांसीसी लेखक फ्रैंकोइस डी ऑबोन ने अपनी पुस्तक ले फेमिनिज्म ओला मार्ट, जो उन्होंने 1974 में ये बुक प्रकाशित हुई थी, उसमें उन्होंने इस शब्द को गढ़ा था। इको फेमिनिज्म या इको फेमिनिस्ट सिद्धांत। इस सिद्धांत का दावा है कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी का एक नारीवादी परिप्रेक्ष्य महिलाओं को शक्ति के प्रमुख स्थान पर नहीं रखता है, बल्कि एक समतावादी सहयोगी समाज के लिए कहता है, जिसमें कोई एक प्रमुख समूह नहीं है। आज अलग अलग दृष्टिकोण और विश्लेषणों के साथ उदारवाद, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीवाद और समाजवादी पारिस्थितिकीवाद या भौतिकवादी पारिस्थितिकीवाद सहित इकोलॉजी की अनेक शाखाएं हैं।
मैं शुरू में ही बोला था नारी और प्रकृति के संबंध, तो आज मैं इको फेमिनिज्म में नारी और प्रकृति के बीच के संबंधों की खोज पर एक दृष्टिपात करेंगे। यहाँ पर इको फेमिनिस्ट विश्लेषण संस्कृति, धर्म, साहित्य और आइकोनोग्राफी में महिलाओं और प्रकृति के बीच संबंधों की खोज करता है और प्रकृति के उत्पीड़न और महिलाओं के उत्पीड़न के बीच समानता को संबोधित करता है। आइकोनोग्राफी जो है उसमें प्रकृति और महिला दोनों को समतुल्य ला के खड़ा कर दिया। उसकी नज़र में प्रकृति का जो आज दोहन होता है और महिलाओं का जो उत्पीड़न होता है उसे वो एक श्रेणी में ला खड़ा कर दिया। उसने दोनों को समतुल्य बना दिया। लेकिन महिलाओं और प्रकृति को संपत्ति के रूप में देखने तक ही सीमित नहीं है। पुरुषों को संस्कृति के क्यूरेटर के रूप में और महिलाओं को प्रकृति के क्यूरेटर के रूप में देखते हैं। और कैसे पुरुष महिलाओं और मनुष्यों पर हावी होते हैं। मनुष्य यानी पुरुष। इकोफेमिनिज्म पर जोर दिया गया है कि महिलाओं और प्रकृति दोनों का सम्मान किया जाना चाहिए। आप प्रकृति का दोहन करते जा रहे हैं, ये तो सबको जानता है, इकोलॉजी से रिलेटेड विषय है। लेकिन आप महिलाओं का भी उत्पीड़न उतना ही जोर शोर से करते हैं, महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। ये जो इको फेमिनिस्ट विश्लेषण जो है, जो संस्कृति, धर्म, साहित्य और आइकोनोग्राफी में वो महिलाओं और प्रकृति के बीच जो इसी संबंध की ये अन्वेषण करता है। चार्ली स्प्रेंटक ने इको फेमिनिस्ट कार्य को वर्गीकृत करने का एक तरीका पेश किया 3 तरह से। एक तो राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के माध्यम से, दूसरा प्रकृति आधारित धर्मों के विश्वास और अध्ययन के माध्यम से, और तीसरा पर्यावरण के माध्यम से। पितृसत्तात्मक में नारी उत्पीड़न और प्रकृति के शोषण के बीच के संबंध की स्थितियाँ। अब मैं इस पॉइंट पे दृष्टिपात करूँगा, एक बार और बोल देता हूँ। पितृसत्तात्मक में नारी उत्पीड़न और प्रकृति के शोषण, प्रकृति का दोहन के बीच के संबंध की क्या स्थितियाँ हैं। इको फेमिनिस्ट का तर्क है कि पितृसत्ता में महिलाओं के उत्पीड़न और पर्यावरणीय गिरावट के परिणामों के साथ प्रकृति के शोषण का बीच एक ही संबंध है जो दुनिया भर में महिलाओं को प्रभावित करता है। जैसे कि माताओं, तीसरी दुनिया में छोटे और निर्वाह किसान के रूप में पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए व्यक्तिगत दृष्टिकोणों की भी एक सीमाएं हैं। नारीवादी सिद्धांत में एक पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य शामिल होना चाहिए और इसके विपरीत पारिस्थितिक समस्याओं, जो भी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके सॉल्यूशन में एक नारीवादी परिप्रेक्ष्य को भी शामिल अवश्य किया जाना चाहिए। इको फेमिनिस्ट यूटोपिया का उद्देश्य
प्रकृति और महिलाओं के प्रभुत्व को समाप्त करना है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिक विज्ञानी आंदोलन का कोई एकीकृत सैद्धांतिक या दार्शनिक आधार नहीं है। विज्ञान इतिहासकार कैरोलिन मर्चेंट और एचलिन फॉक्स केलर जैसे लेखकों की विज्ञान आलोचनात्मक लेख शुरुआत में प्रभावशाली थे। कुछ में कल्चरल इकोलॉजी की मीमांसा पर अब आ रहा हूँ, जिसे हम सांस्कृतिक पारिस्थितिकीवाद कहते हैं। तो इसका जो प्रवाह है, जो विशेष रूप में ये अमेरिका में लोकप्रिय हुआ था, जन्म के महिला जैविक क्षमता के कारण महिलाओं और प्रकृति के बीच सकारात्मक संबंध मानता है और विशिष्ट महिला मूल्यों के लिए तर्क देता है। सांस्कृतिक पारिस्थितिकीवाद की इस धारणा के आधार पर कि सभी महिलाओं की विशेष पहुंच है, प्रकृति और पुरुषों की तुलना में इसे अधिक उदारता से व्यवहार करना। इस आंदोलन के प्रमुख प्रतिनिधियों में सुसान ग्रिफिन, मैरी डेली और स्टाचौक शामिल हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण नारीवाद एक समग्र दुनिया और मानव छवि के बारे में है, जो शरीर, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, भावना, इमोशन और आध्यात्मिकता को शामिल करता है। कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि अभी रिसेंट में चली हुई एक अन्य धारा, एक अन्य थ्योरी जो लेटेस्ट है, जिसे सामाजिक इको फेमिनिज्म कहा जाता है, वही है। वह प्रकृति से महिलाओं के संबंधों की सहजता एवं सामाजिक रूप से वातानुकूलित और ऐतिहासिक रूप से विकसित होने की आलोचना करती है, जो लगातार महिला के शरीर की संभावित प्रजनन क्षमता से अलग हो जाती है। महिलाओं और प्रकृति के उत्पीड़न से संबंधित चर्चा दो भारतीय, बीना अग्रवाल, वंदना शिवांग और मारिया विंज भी, इनके विचारों में आज हमें देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, मैंने पैट्रियार्कल को उस बार विगत क्लास में, पिछले क्लास में पैट्रियार्कल वर्सेस फेमिनिस्ट टर्न इन फिलोसॉफी, उस संबंध में जो व्याख्यान प्रस्तुत किया था, उसी का एक लेटेस्ट रूप इको फेमिनिज्म से जोड़ के उसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बनाम उसके विरुद्ध में ला खड़ा करके थोड़ा आगे बढ़ा दिया हूँ इस चर्चा को, क्योंकि आज हमारे पृथ्वी में नारी उत्पीड़न तो है ही। पृथ्वी को तो हम माँ कहते हैं, लेकिन पृथ्वी को हम प्रकृति स्वरूपा भी मानते हैं। तो आज 22 तारीख है ना, पृथ्वी दिवस। संयोग से विद्यार्थियों आज पृथ्वी दिवस भी है, 22 तारीख। आज हम लोग पूरे दुनिया में
आज के दिन को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन क्या मनाना ही सब कुछ है? इसके भीतर तह में क्या बातें हैं? यही है कि आप पर्यावरण से छेड़छाड़ मत कीजिए। पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसका आदर कीजिए। दुनिया में मनुष्यों ने जो भी प्रकृति से खिलवाड़ किया है उसको तो कम से कम अब मत कीजिए वैसा, क्योंकि ऊपर वाला ने दुनिया की बागडोर, दुनिया का जिम्मा हम मनुष्यों के हाथ में ही छोड़ दिया, क्योंकि उसने हर एक जीवों से अलग हमें एक अलग टाइप का ब्रेन दिया। उसका हमने सकारात्मक यूज नहीं किया, ज़्यादा नकारात्मक ही यूज किया। ठीक है, हम लोग पृथ्वी दिवस मनाएं, लेकिन धरातल पर एक दिन के लिए, हमेशा के लिए पृथ्वी को इज्जत दे, पर्यावरण को इज्जत दे, इकोलॉजी को असंतुलित न करें, क्योंकि ये दुनिया हम मनुष्यों के जिम्मे है। यदि आज भी हम नहीं सुधरे तो प्रकृति हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। बीच बीच में वो अपना दंड छोटे छोटे रूप में ही दे रही है। आज भी जो हम लोग भोग रहे हैं वो प्रकृति द्वारा दिया हुआ एक छोटा मोटा दंड है। जिस दिन बड़ा दंड पड़ेगा ना, उस दिन कहीं के न रहोगे मनुष्यों। तो विद्यार्थियों, टेक केयर, स्टे होम।